नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका प्रेम आईएएस में। पिछली क्लास में हमने मौद्रिक नीति के उपकरण शुरू किए थे, जिसमें हमने मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया था। पहले भाग में हमने मात्रात्मक उपकरण रखे थे, वहीं दूसरे भाग में हमने गुणात्मक उपकरणों को रखा था। मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आरबीआई इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में कैसे तरलता को नियंत्रित करती है, या आरबीआई इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, ये हमने जाना था। या कहें कि आरबीआई इनके माध्यम से उत्पादन को कैसे प्रोत्साहित करती है, या आरबीआई इनके माध्यम से आर्थिक समृद्धि में कैसे सहायता देती है, ये सब हमने उस क्लास में विस्तार से जाना था। ऐसे ही आज की क्लास में हम गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आरबीआई इनके माध्यम से तरलता को कैसे नियंत्रित करती है, या आरबीआई इनके माध्यम से मुद्रास्फीति पर कैसे नियंत्रण स्थापित करती है, वो सब आज विस्तार से जानेंगे। उसी क्लास में हमने दो बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए थे और आपसे उनका उत्तर देने के लिए कहा गया था। मैं उम्मीद करता हूं आपने उनके उत्तर दिए होंगे भलीभांति रूप से। और जिन लोगों से उनके उत्तर नहीं आए हैं या उनको प्रश्न समझ में नहीं आए होंगे, तो वो उससे पहले वाली जाकर के क्लास देखें और उसके बाद उन प्रश्न को करने का प्रयास करें। आप उनको भलीभांति कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। वैसे उसमें जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात उसके 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों कथन जो थे आरबीआई के संबंध में सही थे। और वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें तो जो दूसरा प्रश्न था कि जीडीपी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है, तो उसका था समष्टि स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है, या जीडीपी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का अध्ययन समष्टि स्तर पर किया जाता है। ये भी हमने जो है जब वो क्लास पढ़ा रहे थे हम उसमें अच्छे तरीके से बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, कैसे इनका जो अध्ययन किस स्तर पे किया जाता है, ये सारा हमने बताया था। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण, इन्हीं गुणात्मक उपकरणों को चयनात्मक उपकरण भी कहा जाता है। चयनात्मक उपकरण क्यों कहते हैं, ये अभी जानेंगे हम थोड़ी देर में। चयनात्मक उपकरण, जैसा कि जब हमने मात्रात्मक उपकरण पढ़े थे तो उसमें बताया था कि मात्रात्मक उपकरण के तहत या मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अर्थात वहां मुद्रा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इस चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करता था आरबीआई मात्रात्मक उपकरण के तहत। अगर यहां बात करें तो यहां पर आरबीआई जो है केवल मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता है, जबकि मात्रात्मक उपकरण में ऐसा काम कर रहा होता है कि वो केवल मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यहां पर मुद्रा की मात्रा के साथ साथ उसके उपयोग को भी नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, या उसके उद्देश्य को भी नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। यानी कि जो मुद्रा हम मार्केट में मुद्रा की तरलता को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के साथ साथ जो मुद्रा की तरलता है किसी क्षेत्र विशेष में बढ़े, यानी कि जो पैसा हम भेज रहे हैं ये पैसा किसी क्षेत्र विशेष में लगे, ना कि इस वाले क्षेत्र में या इस वाले क्षेत्र में, वो किसी क्षेत्र विशेष की बात करेगा। जैसा कि नाम में चयनात्मक उपकरण या गुणात्मक उपकरण, चयनात्मक ऐसे क्यों कह रहे हैं या गुणात्मक क्यों कह रहे हैं ये जान लेते। तो चयनात्मक, जैसा कि नाम में लिखा हुआ चयनात्मक, इसका मतलब है कि यहां पर जो है किसी चीज का चयन किया गया होगा, इसलिए इसका नाम चयनात्मक रखा जा रहा है। कोई चयन किया जाता होगा इसलिए इसका नाम चयनात्मक। और गुणात्मक क्यों, कि इसके फलस्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप या इसके जो परिणाम आ रहे होंगे वो गुणज रूप में आ रहे होंगे, गुणात्मक रूप में आ रहे होंगे। यहां कोई काम किया, इसकी वजह से आगे वाले भी जो क्षेत्र है उनको लाभ मिल रहा होगा, इसलिए इनका नाम जो है
गुणात्मक उपकरण रखा गया। तो क्या कहें कि गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आरबीआई मुद्रा की तरलता के साथ साथ उसके उपयोग या उसके उद्देश्य को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वह क्रियाविधि जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में, या ऐसे कह सकते हैं कि वह क्रियाविधि जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा की तरलता को प्रभावित किया जाता है, गुणात्मक या चयनात्मक नियंत्रण कहलाते हैं। तो गुणात्मक या चयनात्मक नियंत्रण जो होते हैं, इसके अंतर्गत पहला होता है मार्जिन निर्धारण। मार्जिन निर्धारण, इसी को कहते हैं सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण। दूसरा होता है साहब, दूसरा साख राशनिंग। दूसरा हो गया साख राशनिंग। साख राशनिंग। तीसरा नैतिक दबाव। नैतिक दबाव। और चौथा प्रत्यक्ष कार्रवाई। इन्हें आप साथ के साथ लिखते जाएं, अपने नोट्स में साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे कि आपके भी साथ का नोट्स तैयार होते रहे। तो इसे कह रहे थे मार्जिन निर्धारण पहला, इसी को कहते हैं सीमा की जगह सीमा निर्धारण के न्यूनतम सीमा कर दो। न्यूनतम सीमा। सीमा, ठीक है। दूसरा साख राशनिंग, और तीसरा नैतिक दबाव, और चौथा प्रत्यक्ष कार्रवाई। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सीमा निर्धारण, मार्जिन निर्धारण या न्यूनतम सीमा, इसका क्या मतलब है कि जैसे मार्जिन समझते हैं, पहले मार्जिन क्या होता है। आप अक्सर बाजार में सुनते होंगे, कोई दुकानदार के पास गए, आपने उससे कोई सामान मांगा कि फलाना सामान हमें दीजिए, और उसने बोला कि ये 100 रुपये का है। आप कहते हो उससे अरे 90 रुपये का दे दो साहब, 90 रुपये का लगा लो। वो बोलता है अरे ना साहब इतना नहीं, इतना मार्जिन नहीं है इसमें, हमारे पास इतना मार्जिन नहीं, इतना सस्ता नहीं दे सकते हम, 5 रुपये तो हमें ही मिल रहे हैं, आपको कैसे दे दे। तो वो आपको 90 में नहीं देता, वो मार्जिन कहता है। मार्जिन, मार्जिन इसका मतलब क्या है कि जो उसने क्रय किया, जिस मूल्य पर उसने क्रय किया और जिस मूल्य पर वो बेच रहा है, उसे विक्रय कर रहा है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे कहते हैं मार्जिन। साधा अर्थ है, उसे मार्जिन कहते हैं। मान के चलो 100 रुपये का उसने खरीदा है, 120 का बेचा उसने, तो ये इन दोनों का जो अंतर निकल के आया 20 रुपये, ये हो गया इसका मार्जिन। तो ऐसे ही यहां पर क्या करती है आरबीआई, मार्जिन निर्धारण करती है। आरबीआई किस चीज पे मार्जिन निर्धारण करती है? आरबीआई निर्धारण करती है मार्जिन, जैसे बैंक जो है लोन देती है, तो लोन देने से पहले वो पहले आपकी जांच पड़ताल करती है सारी, और फिर आपसे कुछ संपत्ति गिरवी रखवाती है, उसके ऊपर ही लोन देती है। जैसे जमीन के कागज हो गए कोई, या कुछ हो गए, जैसे आप भी जो है कोई आपको जरूरत पड़ गई किसी टाइम पे, तो उस समय आप कोई अपना सामान गिरवी रख करके किसी से कर्जा उधार ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं। तो कोई चीज़ 100 रुपये की है, कोई मोबाइल है आपका या सोना है आपके पास, कोई 100 रुपये की चीज़ आप इसे गिरवी रखकर किसी से पैसा लेके आते हैं, तो आपने देखा पाया होगा, या जो भी लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि उसको पूरे 100 रुपये नहीं मिलते उस 100 रुपये की चीज़ के, उसके कुछ ना कुछ कम पैसे मिलते हैं, यानी कि बट्टा लग जाता है। उसे कहते हैं कि भविष्य में इसके रेट गिर जाएं, जब ये चुका ना पाए अगर पैसे को, तो भविष्य में इसके पैसे गिर जाएं तो कम से कम अपना तो वसूल पाएं। जैसे
बैंक ने 100 रुपये लोन दिया, ऋण दिया 100 रुपये इधर ए व्यक्ति को। ये ए व्यक्ति को 100 रुपये का लोन दिया, इसके एवज में इसने 120 रुपये की संपत्ति रखी। 120 रुपये की कीमत की संपत्ति अपने पास रख ली बैंक ने और 100 रुपये का लोन दे दिया ए व्यक्ति को। तो यहाँ 20 रुपये का ऐसे मार्जिन दिख रहा है आपको बैंक के पास। बैंक ने ऐसा क्यों किया कि 100 रुपये क्यों दिए, 120 क्यों नहीं दिए? बैंक ने कहा कि अगर ये कल को बेचने, अगर ये चुका नहीं पाता, ये ए व्यक्ति 100 रुपये को नहीं चुका पाता है, तो बैंक के पास कहाँ से पैसा आएगा? इसको जो 120 रुपये की इसने संपत्ति रखी है उसको बेच करके बैंक अपना पैसा चुकाएगी। तो जरूरी तो नहीं है भविष्य में 120 की बिके। तो बैंक आकलन करती है कि ये एक जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ये भविष्य में हो सकता है 100 रुपये की बिके, हो सकता है 90 रुपये की बेचे। जो 90 रुपये की बेची जाए या 100 रुपये की बिकेगी, वो उसको डिसाइड करके उतने का लोन दे देती है। अब जो ये गैप हुआ, संपत्ति का रेट ये था, लोन मिला 100 रुपये का, ये जो गैप हुआ 120 रुपये, ये हो गया मार्जिन। तो यानी कि 120 रुपये मात्र इसे 100 रुपये मिलने हैं। यही मार्जिन को कम कर दिया जाए, मार्जिन को कम कर दिया, 120 रुपये से 110 रुपये दे देता, तो इसके पास ज़्यादा लोन पहुंच रहा है, ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है इसके एवज में। तो यही काम करती है आरबीआई। आरबीआई क्या करती है? निर्धारण कर देती है कि फला उद्योग क्षेत्र का कोई व्यक्ति आपके पास लोन लेने आता है और वो अपनी संपत्तियां गिरवी रखता है, तो उसमें मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी में मार्जिन बढ़ा दिया जाए, आरबीआई किसी में मार्जिन बढ़ा देती है, 100 रुपये का जो कोई संपत्ति है इसमें मार्जिन कर देती, बढ़ा करके मान को 30 रुपये मार्जिन कर देती है, तो 70 रुपये जाएगा ना मार्केट में, मार्केट में 70 रुपये जाएगा। और यही मार्जिन को कम कर दे, मार्जिन 20 रुपये कर दे, तो मार्केट में 80 रुपये चला जाएगा। तो यहां देख रहे हो आप, तरलता घट रही है, बढ़ रही है, कैसे? मात्र मार्जिन को घटा बढ़ाने से तरलता घट रही है, तरलता बढ़ रही है। आरबीआई चाहती है कि ये मान के चलो उद्योग क्षेत्र है कुछ, ये ए उद्योग क्षेत्र है, ये बी उद्योग क्षेत्र है, ये सी उद्योग क्षेत्र है। आरबीआई चाहती है कि इस उद्योग क्षेत्र में ज्यादा तरलता होनी चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है ए और सी में तो पर्याप्त तरलता है, इसमें ज्यादा तरलता होनी चाहिए। तो यहां हो सकता है यहां मार्जिन कम कर दे, यानी कि जो लोग 100 रुपये की संपत्ति रख के, 100 रुपये की संपत्ति को गिरवी रख के पहले 90 रुपये ले जा रहे होंगे लोन के रूप में, पहले 90 रुपये ले जा रहे होंगे लोन के रूप में, वही मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दे, अब कर दे 100 रुपये की जगह 95 रुपये, 95 रुपये ले जा सकते हैं। तो मार्जिन को घटा बढ़ा रही है, मार्जिन निर्धारण ऊपर नीचे जैसे ही कर रही है वैसे ही तरलता बढ़ रही है और तरलता कम हो रही है। किसके माध्यम से? मात्र मार्जिन निर्धारण के माध्यम से। या न्यूनतम सीमा क्यों कह रहे हैं कि यह न्यूनतम सीमा निर्धारित कर देती है कि अगर 100 रुपये की संपत्ति कोई गिरवी रख रहा है, 100 रुपये की संपत्ति कोई गिरवी रख रहा है, तो उसे कम से कम 70 रुपये मिलने चाहिए, या कम से कम 50 मिलने चाहिए, या कम से कम 80 मिलने चाहिए। ऐसी कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित कर देती है और उसके बाद तरलता घट बढ़ना शुरू हो जाती है मात्र मार्जिन निर्धारण के माध्यम से। समझ में आ गया होगा? ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता देंगे, एक बार इसे हम पुनः समझा देंगे। अगर नहीं समझ इसके पक्ष में ज़्यादा कमेंट आती हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर ज़्यादा कमेंट आती हैं तो इसे किसी आगे वाली क्लास में पुनः समझा देंगे। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं साहब, आरबीआई द्वारा किसी ऋण विशेष पर मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। मार्जिन में परिवर्तन से ऋण के आकार में परिवर्तन होने लगता है। ऋण के आकार में परिवर्तन कैसे होने लगता है पता ही चल गया। पहले 100 रुपये की संपत्ति गिरवी रख करके वो 80 रुपये ले जा रहा था, मान के चलो। कितने ले जा रहा था? 80 रुपये, क्योंकि यहां पर मार्जिन 20 रुपये का था। अब अगर मार्जिन बढ़ा दें, अगर मार्जिन को 30 रुपये कर दें तो 70 रुपये जाएगा मार्क। तो ऋण का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। ऋण का आकार छोटा हो गया। और यहीं पे मार्जिन को कम कर दें, 10 रुपये कर देते हैं, तो अब ये 90 रुपये ले जाएगा 100 रुपये की संपत्ति के बदले में।
तो ऋण का आकार बढ़ गया। तो मार्जिन निर्धारण से ऋण के आकार में परिवर्तन होने लगता है। तो यही आरबीआई द्वारा किसी ऋण विशेष पर मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। मार्जिन में परिवर्तन से ऋण के आकार में परिवर्तन होने लगता है। परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र विशेष में तरलता परिवर्तित होने लगती है। कैसे परिवर्तित होने लगती है किसी क्षेत्र विशेष में, ये हमने एबीसी के माध्यम से समझाया था, समझ में आ गया होगा। यद्यपि मार्जिन सीमा निर्धारण करने से अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया था ए बी सी, तो हमने बोला था यहाँ वो तरलता को बढ़ाना चाहती है तो यहाँ मार्जिन कम कर देगी। तो यहाँ तो कुछ नहीं किया था ना, यहाँ तो इनको जितना पहले मिल रहा होगा ऋण जिस मार्जिन पर उसी पे मिल रहा था, तो इन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ प्रभाव पड़ा। तो मार्जिन निर्धारण से अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष की अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराकर उसे प्रोत्साहित करने में इस उपकरण की मुख्य भूमिका होती है। इस प्रकार इस पद्धति का उपयोग कर ऋण की दिशा को गैर आवश्यक से आवश्यक क्षेत्रों की तरफ किया जा सकता है। मार्जिन और परिवर्तन से व्यापारिक बैंकों के जोखिम में परिवर्तन होता है। क्या मतलब है साहब इसका? कि पहला तो साहब ऋण को लोन गैर आवश्यक क्षेत्रों से आवश्यक क्षेत्रों की ओर परिवर्तित करना हो तो मार्जिन में परिवर्तन कर दे, उससे गैर आवश्यक क्षेत्रों में जाने की बजाय ऋण आवश्यक क्षेत्रों में पहुंचने लग जाएगा। कैसे पहुंचने लग जाएगा इसे समझ लेते हैं। ये एबीसी तीन क्षेत्र है। आरबीआई चाहती है ये गैर आवश्यक क्षेत्र है। आरबीआई को ऐसा लगता है कि ये गैर आवश्यक क्षेत्र है, यहां अब ज्यादा तरलता नहीं जानी चाहिए, अर्थात यहां इधर ज्यादा ऋण नहीं जाना चाहिए। बैंक इधर दे रही है तो बैंक आरबीआई चाह रहा है अब ऋण इधर जाना चाहिए, इधर ना जाए। तो इधर क्या कर देगा आरबीआई, इधर मार्जिन को बढ़ा देगा। यहां 100 रुपये पे पहले 90 रुपये का लोन मिल जाता था, 100 रुपये की संपत्ति गिरवी रख के। अब आरबीआई क्या करेगा, 100 रुपये के जो 90 रुपये मिल रहा था या मार्जिन की सीमा बढ़ा देगा। अब मात्र हो सकता है 100 रुपये पे 70 रुपये का ही लोन मिले इन्हें। 100 रुपये की संपत्ति गिरवी रख के 70 रुपये का ही लोन मिले। तो देख रहे हो आप, पहले 90 रुपये जा रहा था ऋण, अब 70 रुपये, यानी कि यहाँ कम हो गया। और इधर मार्जिन को कम कर दे। पहले यहाँ पर 100 रुपये पर 70 रुपये लोन मिल रहा था, 100 रुपये की संपत्ति गिरवी रख के 70 रुपये का लोन मिल रहा था। अब क्या किया आरबीआई ने, क्या किया, मार्जिन को घटा दिया। मार्जिन घटा दिया तो हो सकता है इधर अब 90 रुपये का लोन मिल जाए इन्हें। तो यहाँ तो ऋण बढ़ गया और इधर ऋण कम हो गया। तो गैर आवश्यक क्षेत्र से आवश्यक क्षेत्र की ओर ऋण को प्रोत्साहन देती है आरबीआई। किसके माध्यम से? मार्जिन निर्धारण या न्यूनतम सीमा के माध्यम से। तो ये समझ में आ गया होगा इतना। अब समझते हैं कि दूसरा क्या था हमारे पास। दूसरा था साख। दूसरा, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, यहां तक तो कोई समस्या नहीं रही होगी। और जिसको समस्या है वो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में बता दे, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे हम। तो दूसरा था साख राशनिंग। साख राशनिंग ये क्या होती है? साख राशनिंग ऐसे समझ लो, जैसे अभी हम जब मार्जिन निर्धारण पढ़ रहे थे तो वह आरबीआई न्यूनतम सीमा निर्धारित कर रहा था। यहां साख राशनिंग में अधिकतम सीमा निर्धारित कर देता है कि इससे ऊपर आप इस क्षेत्र में लोन नहीं दे सकते। साख का मतलब मैंने बताया ही था पिछली क्लासों में। साख का मतलब बताया था कि बैंकों की लोन देने की क्षमता या ऋण देने की क्षमता। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि साहब क्लास बोरिंग हो जाती है, इसमें हंसी मजाक नहीं चल रहा, चुटकुले नहीं चल रहे हैं। अब सब आप पढ़ने आए हो कि चुटकुले सुनने आए हो? बहुत सारे कॉमेडी शो हैं, वहाँ सुनिए चुटकुले। हालांकि हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा हंसी का माहौल बना रहे क्लास में, पर ऑनलाइन क्लास में हंसी का माहौल कैसे बने जब यहाँ सामने बैठे रहते हैं लोग,
या स्टूडेंट बैठे रहते हैं तो वहाँ तो संवाद एक दूसरे से होता है, चेहरे एक दूसरे के पढ़ पाते हैं, तो वहाँ हंसी मजाक भी निकलती है। अब यहाँ कैमरे के सामने वो सब नहीं हो पाता है। तो आप पढ़ने आए हो तो पढ़ाई को देखिए, ना कि चुटकुलों को। अगर इसमें कोई कमी है तो इसमें बताइए आप। तो साख राशनिंग, तो साख का मतलब क्या बताया था कि साख का मतलब था कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता या लोन देने की क्षमता। तो उस लोन देने की क्षमता पर अधिकतम सीमा लगा देंगे कि इससे ज़्यादा नहीं बांट सकते आप। तो किसी क्षेत्र विशेष में आप इससे ज़्यादा लोन नहीं बांट सकते। तो इसके माध्यम से आरबीआई किसी क्षेत्र विशेष में ऋण की ऊपरी सीमा लगा देता है। वो जैसे फिर वही एग्जाम्पल लो, ए कोई क्षेत्र है, ये बी क्षेत्र है, ये सी क्षेत्र है। इन तीनों में आरबीआई को लग रहा है कि यहाँ लोन इसमें पर्याप्त तरलता है, इसमें भी पर्याप्त तरलता है, यहाँ तरलता कम है। आरबीआई चाहता है इधर तरलता बढ़ाई जाए और इधर तरलता कम की जाए। तो इधर तरलता कम की जाए तो यहाँ क्या करेगा आरबीआई कि बैंकों से कह देगा कि आप मान के चलो बैंकों की 100% यानी 100% लोन बांटने की क्षमता है, यानी कि 100% लोन बांटने की क्षमता है। तो 100 रुपये वो बांट सकते हैं, मान के चलो ये 100 रुपये वो बांट सकते हैं। तो आरबीआई पहले ही मान के चलो बैंक जो है इधर 60 रुपये दे रही हो लोन के रूप में, इधर हो सकता है 20 रुपये दे रही हो, इधर 20 रुपये और इधर 10 रुपये दे रही हो। अब आरबीआई क्या करेगा, इधर माने वो सोच रहा है आरबीआई कि इधर तरलता बहुत अधिक है, इधर तरलता बहुत कम है, इधर तरलता बढ़ाई जाए। तो इधर तरलता बढ़ाई जाए, इधर से कम की जाए। तो आरबीआई कह देगा, इधर अधिकतम सीमा लगा देगा कि आप इधर 40 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते। एक ऊपरी सीमा लगा दी कि 40 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते। और इधर बता दिया कि साहब जो पहले या 10 रुपये दे रहे थे, अब यहाँ इतने रुपये देने होंगे आपको। तो इधर अधिकतम सीमा लगा दी, ऊपरी सीमा लगा दी, साख की राशनिंग कर दी, कट कर दिया यहाँ से। यही साख राशनिंग है कि आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों की ऋण राशि पर ऊपरी सीमा लगाकर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रा के प्रवाह को अनावश्यक क्षेत्रों की बजाय आवश्यक क्षेत्रों या वांछित क्षेत्रों की ओर उपलब्ध कराना होता है। यह मुद्रा के उत्पादन संबंधी उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। यह भी बात समझ में आ गई, साख राशनिंग। तीसरा था हमारा उपकरण नैतिक दबाव। नैतिक दबाव क्या होता है? नैतिक दबाव में कुछ नहीं, आरबीआई बैंकों के ऊपर दबाव बनाती है कि हम जैसी नीतियां बना रहे हैं उसी प्रकार की, उसके अनुरूप आप भी नीतियां बनाएं। तो नैतिक दबाव, नैतिक दबाव समय समय पर आपने देखा होगा आरबीआई की गाइडलाइन आती रहती है बैंकों के लिए, अर्थात आरबीआई समय समय पर बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करता रहता है। ऐसे ही जब आरबीआई रेपो रेट हमने पढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था, सीआरआर, एसएलआर, इस तरीके से। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में आपने देखा होगा कि आरबीआई ब्याज दरों को घटाता था और बढ़ाता था। तो जब आरबीआई इस नैतिक दबाव में क्या करता है, नैतिक दबाव के माध्यम से जब आरबीआई अपनी ब्याज दरों को कम कर रहा है, जब आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम करता है, ब्याज दरों को कम कर रहा है, तो आरबीआई ऐसी अपेक्षा करता है कि बैंक भी अपनी ब्याज दरों को कम करें। कुछ बैंक होती है हरामी, वो कम नहीं करती है, इधर से तो सस्ता लोन ले रही है पर आगे ग्राहकों को सस्ता लोन नहीं देती है। तो ग्राहकों को जब वो सस्ता लोन नहीं दे रही तो उन पर आरबीआई दबाव बनाता है, फोन कॉल करें, अरे सुन नहीं रहा है तू, अरे तेरे बड़े ज़्यादा पर निकल रहे हैं, चुपचाप जो हमने किया अगर ब्याज दर कम की है तो तू भी कर। और वो नहीं सुनता है तो अब से बोले, फिर वो समझाता है हम तेरे पिताजी हैं, पिताजी की बात नहीं मानेगा क्या। तो इस तरीके से वो नैतिक दबाव बनाने की प्रयास करता है और कहता है कि जैसे हमने ब्याज दरों में कमी की है तो आप भी आगे चल के ब्याज दरों में कमी करो। अगर हम ब्याज दर बढ़ा रहे हैं
तो आप भी ब्याज दर बढ़ाइए। तो हमारी यानी कि आरबीआई चाह रहा है कि ब्याज दरों के जो हम ब्याज दर निर्धारित कर रहे हैं उन्हीं ब्याज दरों के अनुरूप आप भी ब्याज दरें अपनी निर्धारित कीजिए। तो ऐसा निर्धारित करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है, इसे हम नैतिक दबाव कहते हैं। और व्यवहार में जो नैतिक दबाव की जगह पता ही आपको लठ दबाव होता है, यानी बातों से मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लठ चलाओ। इसमें लठ कैसे चलाएगा? इनडायरेक्टली उनको कभी इधर से, हाँ साहब तुम्हारा फलाना बकाया है, ये कर दिया, या इनको कम लोन देगा, कम ऋण दे रहा है। जो बैंक काम नहीं कर रही है, जो बैंक ऐसा नहीं कर रही है, उनको किसी सुविधाओं से वंचित कर सकता है। तो उन्हें वंचित करने का डर रहेगा, इसलिए वो ऐसा काम करेंगे। तो नैतिक दबाव ये होता है। उसके बाद है चौथा उपकरण आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई। चौथा दबाव प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत क्या होता है? अगर कुछ बैंक, जैसे बताया था जो नैतिक दबाव में ही हम प्रत्यक्ष कार्रवाई को भी बता चुके हैं, अगर कुछ बैंक आरबीआई की गाइडलाइन या दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं कर रहे होते, या आरबीआई ने अगर अपनी ब्याज दरों में कमी की है तो वो भी अपनी ब्याज दरों में कमी नहीं करते हैं, अगर, या आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं तो वो अपनी ब्याज दरें नहीं बढ़ाते हैं, पर हालांकि स्वाभाविक है वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे, पर कम करने की स्थिति में कम नहीं करते हैं। तो अगर आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें कम की है और वो भी अपनी ब्याज दरों को कम नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उन पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन लेती है वो। तो डायरेक्ट एक्शन कैसे ले सकती है? जो रेपो रेट के माध्यम से अल्पकालिक अवधि के लिए बैंक आरबीआई से जो ऋण लेते हैं, उस ऋण के आकार में पर उन्हें, जैसे पहले जो 100 रुपये देता था किसी बैंक को आरबीआई, और वो काम नहीं कर रही है आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो आरबीआई उसे अब 100 रुपये लोन ना दे करके हो सकता है 80 रुपये दे, हो सकता है 50 रुपये दे, हो सकता है 40 रुपये दे, तो उनको ऋण से वंचित कर सकता है। उनके लिए कुछ दर अलग से निर्धारित कर सकता है, उनके लिए जो ब्याज दर है वो अलग से निर्धारित कर सकता है। यही प्रत्यक्ष कार्रवाई है। तो ये हो गए आपके गुणात्मक उपकरण। इसी प्रत्यक्ष कार्रवाई में एक पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अर्थात त्वरित स्वधारात्मक कार्रवाई, उसे हालांकि हम जो है जब वो पढ़ेंगे अपना एनपीए तो वहाँ अच्छे से समझेंगे। त्वरित कार्रवाई में क्या होता है? त्वरित स्वधारात्मक कार्रवाई में कोई संकटग्रस्त बैंक है, उसको संकट से बाहर निकालने के लिए या उसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आरबीआई उन पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करती है, जिसके माध्यम से उनके शाखा विस्तार वगैरह प्रबंधन को अपने हाथ में ले लेना, ऐसे कार्य करती है। वो एनपीए में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम। तो अगला है हमारा ये गुणात्मक उपकरण, यहाँ आपके खत्म हो जाते हैं। गुणात्मक उपकरण अर्थात मौद्रिक नीति के उपकरण आपके समाप्त। अब पढ़ते हैं मौद्रिक नीति समिति।